भारत के नागरिकों को, यहाँ बच्चे केयर कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूं कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिले हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो देखिए आर्टिकल 19 किसे मिला है? केवल भारत के नागरिकों को। तो अगर मान लीजिए मैंने पिछली क्लास में भारत के लोग लिख दिया हो तो प्लीज आप उसे भारत के नागरिक समझेंगे बच्चे, हो सकता है वो गलती से लिखा गया हो। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 19 भारत के लोगों को नहीं, भारत के नागरिकों को मिला है, सिर्फ नागरिक है इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं आर्टिकल 2 क्या है। बच्चे याद रखिए आर्टिकल 2 कहता है निरायुद्ध सम्मेलन, निरायुद्ध सम्मेलन एवं शांतिपूर्ण जुलूस, निरायुद्ध सम्मेलन एवं शांतिपूर्ण जुलूस का अधिकार, जुलूस का अधिकार। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि आर्टिकल 19 केवल भारत के नागरिकों को मिला है, हम इसमें विदेशी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। तो बच्चे देखिए आर्टिकल 19 का 2 कहता है निरायुद्ध सम्मेलन, निरायुद्ध सम्मेलन एवं शांतिपूर्ण जुलूस का अधिकार, एवं शांतिपूर्ण जुलूस का अधिकार। तो यहां 2 शब्द हैं, बस आपको ये 2 शब्द याद होने चाहिए, निरायुद्ध सम्मेलन और शांतिपूर्ण जुलूस। तो बच्चे सबसे पहले हमें समझना है कि निरायुद्ध का मतलब क्या है। देखिए निरायुद्ध शब्द है, तो पहले समझिए कि निरायुद्ध का मतलब क्या है। तो बच्चे मैं यहां पर आपको पहले निरायुद्ध का मतलब समझा दूं। देखिए निरायुद्ध शब्द में आयुध शब्द छिपा हुआ है। कौन सा शब्द छिपा हुआ है? आयुध। तो बच्चे आयुध का मतलब होता है हथियार, तो निरायुद्ध का मतलब क्या हो गया? बिना हथियार के, डिसआर्म। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? बिना हथियार के। इसका मतलब है कि भारत का संविधान कहता है भारत के नागरिकों को कि अगर आपको सम्मेलन करना है तो आप निरायुद्ध सम्मेलन कीजिए, बिना हथियार के सम्मेलन कीजिए। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि भारत के लोगों को सम्मेलन का अधिकार है, लेकिन अगर आप सम्मेलन कर रहे हैं बच्चे तो उस सम्मेलन में आप हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। सम्मेलन क्या होगा? बिना हथियार के होगा, क्योंकि बच्चे लोग सम्मेलन करते हैं और बंदूक तलवारें जैसी चीजें दिखाने लगते हैं, पर साफ संविधान ने कहा है भारत के नागरिकों को कि आपको सम्मेलन का भी अधिकार है। लेकिन सम्मेलन करने का मतलब ये नहीं है कि आप खतरनाक हथियारों को लेकर जाएं। क्लियर है? और मैंने आपको कहा था ना कि हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या है? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा है। याद रखिएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त क्या है? प्रतिबंध है। तो सभी बच्चे इस बात को आपको याद रखना है कि जब हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो फिर हम ऐसा सम्मेलन करेंगे जिससे सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बिगड़े, लोक स्वास्थ्य नहीं बिगड़े और जो सदाचार के खिलाफ नहीं हो। ये मैंने आपको सब समझाया है, तो याद रखेंगे कि हम हथियारों के बिना ही सम्मेलन करेंगे। दूसरा क्या है बच्चे? शांतिपूर्ण जुलूस। अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो शांतिपूर्ण जुलूस निकालिए, यानी जुलूस में कोई हंगामा, कोई तोड़फोड़ आप नहीं करेंगे। अगर हंगामा और तोड़फोड़ करते हैं तभी पुलिस आपके खिलाफ क्या करती है? कार्रवाई करती है। अच्छा, यहाँ एक चीज और केयर कीजिएगा बच्चे कि जुलूस निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ें। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि आप पब्लिक स्वास्थ्य को बिगाड़ें या आप सदाचार के खिलाफ काम करें। आपको अगर ये अधिकार है तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को क्या हो? परेशानी हो। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं। अच्छा बच्चे, मैं यहां पर आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, जरा उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, आप 19 का 2 समझ चुके हैं, मैं आपको बच्चे दोबारा 19 के 1 में लेकर चलता हूं। यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा, हम दोबारा कहां जा रहे हैं? 19 के 1 में। तो देखिए मैंने आपको दोबारा 19 के 1 में मैं इसलिए लेकर आया कि यहां पर मुझे आपको एक और पॉइंट समझाना है, जरा उसको समझा लेते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा एक केस हुई थी, यहां सभी लोग केयर कीजिए। हम दोबारा आर्टिकल 19 के 1 में आए हैं एक बात को, एक पॉइंट को समझने के लिए। तो जरा समझते हैं कि वो बात या वो पॉइंट क्या है। यहाँ सभी बच्चे याद रखना है आपको कि एक केस हुई थी बच्चे,
उस केस का नाम था, आपको बता दूं, नवीन जिंदल और भारत संघ के बीच हुई थी। क्लियर है? चलिए सभी पहले मैं आपको केस बता दूं कि बच्चे एक केस हुई थी भारत संघ एवं नवीन जिंदल। स्पष्ट है बच्चे? तो भारत संघ और नवीन जिंदल एक केस हुई थी, वाद हुई थी। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ निर्णय दिया है, तो जरा मैं उस निर्णय को ऐड कर लूं। तो याद रखना है बच्चे कि इसी वाद में जो निर्णय दिया गया है वो दिया गया है 22 जनवरी 2004 को। कब बच्चे? 22 जनवरी 2004 को इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी वाद में बच्चे याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झंडा फहराना हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे 19(1) में ही क्या है? झंडा फहराना भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जो 22 जनवरी 2004 को आया था भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद केस में। और हमने इसे किस आर्टिकल के तहत कहा? आर्टिकल 19(1). तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो झंडा फहराने का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है वो किसके तहत आता है? वो भी आर्टिकल 19(1) के तहत आता है। चलिए यहां हमने इसको अपडेट किया। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और अब दोबारा देखिए, हमने 19(2) को समझ लिया। अब हमें फिर से पहुंचना है 19(3) पर। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 19(3) क्या कहता है। तो सभी बच्चे याद रखिए 19(3) कहता है संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि आर्टिकल 19(3) कह रहा है कि भारत के नागरिकों को, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आर्टिकल 19 केवल भारत के नागरिकों को मिला है, किसी बाहरी को नहीं मिला। तो 19(3) कहता है संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी भारत के नागरिक जो है बच्चे वो भारत में संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। देखिए संगम का मतलब आप संगठन के रूप में लीजिए। किसके रूप में बच्चे? संगठन के रूप में। यानी जो भारत के नागरिक हैं वो भारत में एक संगठन और संघ बनाने की भी क्या रखते हैं? स्वतंत्रता रखते हैं। और इस बात को याद रखना है बच्चे कि यह जो अनुच्छेद है यानी अनुच्छेद 19(3), इसे भारत में संसदीय प्रजातंत्र का आधार कहा गया है। क्या कहा गया इसे बच्चे? संसदीय प्रजातंत्र का आधार है। क्लियर है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो 19(3) है उसे हम संसदीय प्रजातंत्र का आधार भी कहते हैं। क्यों आधार कहते हैं? तो याद रखना बच्चे, संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता है, इसलिए हम इसे संसदीय प्रजातंत्र का आधार कहते हैं। क्योंकि सभी राजनीतिक दल अनुच्छेद 19(3) के तहत बनाया जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे याद रखना है कि यह संसदीय प्रजातंत्र का आधार है, क्योंकि भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब किसके तहत बनते हैं बच्चे? वो आर्टिकल 19(3) के तहत बनते हैं। और देखिए राजनीतिक दल बनाना, राजनीतिक दल भी एक तरह का क्या होता है? संगठन ही तो होता है। तो आपको याद रखना है कि जो राजनीतिक दल हैं बच्चे वो सब आर्टिकल 19(3) के तहत बनाए जाते हैं। और देखिए इसमें क्या क्या बनता है, आप देखते हैं बहुत सारे श्रमिक जो हैं अपने संगठन को बना लेते हैं। तो आप श्रमिक संगठन बनाइए, इसमें आप बच्चे बहुत लोग संघ बना लेते हैं। ठीक है, मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं तो बच्चे मजदूर यूनियन बना लेते हैं। तो जितने भी संगठन हैं, संघ है, यूनियन है, दल हैं बच्चे, या ऐसे कहा जाए कि जितने भी समूह हैं सभी बनाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि भारत के नागरिकों को आर्टिकल 19(3) ने यह अधिकार दिया है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप अपना क्या बना सकते हैं? एक दल बना सकते हैं।
तो याद रखिएगा बच्चे कि भारत में जितने भी संगठन, संघ, यूनियन, दल, समूह जो भी बनाए जाते हैं वो सब किस आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं? आर्टिकल 19(3) के तहत बनाए जाते हैं। और ये सिर्फ भारत के नागरिकों को मिला है, भारत के लोगों को नहीं मिला, वरना कोई विदेशी आदमी भी आकर हमारे देश में संगठन बनाए तो ये सही नहीं है। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 19(3) कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है भारत में संगठन बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए 2 लोगों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं मिला है। याद रखेंगे कि भारत में 2 ऐसे दल हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें संगठन बनाने का अधिकार नहीं मिला है। तो हमें पता करना है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें संगठन बनाने का या संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत में सेना एवं वैश्याओं को संघ बनाने की इजाजत नहीं है। क्लियर है बच्चे? संघ बनाने का अधिकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी बच्चे इसे याद रखेंगे कि भारत में 2 लोगों को संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है, एक सेना और दूसरा बच्चे वैश्याओं को संघ बनाने का अधिकार नहीं है। ये लाइन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी बच्चों को ये जबान पर होना चाहिए, याद होना चाहिए बच्चे कि भारत में सभी नागरिक जो है अपना संघ और संगठन बनाएंगे, लेकिन भारतीय संविधान ने सेना और वैश्याओं को संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चे याद रखिएगा कि जो श्रमिक लोग हैं वो तालाबंदी कर देते हैं और हड़ताल कर देते हैं, तो इस बात को सभी बच्चे आपको याद रखना है कि तालाबंदी हो या जो हड़ताल हो वो सब इसमें शामिल नहीं होता। इसका मतलब है तालाबंदी और हड़ताल आप इसमें नहीं करेंगे, वो इस अधिकार में शामिल नहीं है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई। चलिए मैं मिटाऊं, इसे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चे हमें चलना है 19 के 4 में और देखते हैं कि आर्टिकल 19 का 4 क्या कहता है भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को और क्या अधिकार है। स्पष्ट है? भूलिएगा नहीं कि कुछ मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को है। मैं बार बार बोलता हूं 15, 16, 19, 29 और 30। और देखिए 19 पढ़ा रहा हूं, यानी ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। अब आते हैं बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आर्टिकल 19 के 4 में और देखते हैं कि आर्टिकल 19 का 4 हमें क्या कहता है। देखिए बच्चे, आर्टिकल 19 का 4 कहता है भारत में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण का मतलब होता है घूमना। क्लियर है बच्चे? भ्रमण का क्या मतलब है? घूमना। भ्रमण का अधिकार। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 का 4 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकता है। ये उसका क्या है? अधिकार है। इसका मतलब है बच्चे कि अगर मैं जम्मू कश्मीर का हूं, मैं केरल घूमना चाहता हूं, तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि साफ कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार रखता है। लेकिन सोचिए बच्चे, अगर मान लीजिए आर्टिकल 19 हमने किसी विदेशी व्यक्ति को दिया होता तो विदेशी व्यक्ति को भी यह अधिकार मिल जाता और वो भी कहीं भी भारत में क्या कर लेता? भ्रमण कर लेता। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत आता है तो उसे वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि आर्टिकल 19 हमने उसे क्या किया है? नहीं दिया है। यहां आपको समझ में आया? अच्छा, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं वो भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, उन्हें कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन बच्चे जरा सोचिए कि अगर आपको स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण का अधिकार है तो क्या आप प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाएंगे, संसद में चले जाएंगे, न्यायपालिका में चले जाएंगे, क्या सेना के छावनी में चले जाएंगे? याद रखिएगा कि ठीक है, आपको स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार भी क्या है? प्रतिबंधित है। आप आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मैंने कहा था ना कि मौलिक अधिकारों को 3 आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, लोक स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ेंगे और सदाचार भी नहीं बिगाड़ेंगे। तो याद रखिएगा कि भारत में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण का अधिकार है,
किंतु सामान्य जनता के हितों में, इस बात को याद रखिएगा बच्चे, किंतु सामान्य जनता के हित, सामान्य जनता के हित एवं अनुसूचित जनजाति, जो बच्चे अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है आदिवासी लोग, क्लियर है, अनुसूचित जनजाति के हित में एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में, एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में भ्रमण पर, प्रतिबंधित क्षेत्र में भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया गया है, भ्रमण पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अगर आपको स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप सामान्य जनता के हित की अनदेखी कर लें। तो याद रखिए, सामान्य जनता का हित हो, अनुसूचित जनजाति का हित हो या कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप उसमें भ्रमण नहीं कर सकते। उस पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है कि आप भ्रमण कीजिए, जहां घूमने की है आप पूरे भारत में कहीं भी घूमिए, लेकिन आप सामान्य जनता के हित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अनुसूचित जनजाति, जंगल में आदिवासी रहते हैं, वहां जाकर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जितने भी प्रतिबंधित क्षेत्र हैं भारत सरकार के, उन क्षेत्रों में भ्रमण पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि आपके मौलिक अधिकार दूसरों के मौलिक अधिकारों को डिस्ट्रॉय न कर सके, उन्हें परेशान न करे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए, हमने आर्टिकल 19 का 4 सीखा, हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं आर्टिकल 19 के 5 पर और देखते हैं बच्चे कि आर्टिकल 19 का 5 क्या कहता है। स्पष्ट है ना? देखिए, 19 जो है विशद विवरण रखता है, लेकिन अगर आप इसको बारी बारी अच्छे से सीख लें तो फिर आपको ये कभी भी परेशान नहीं करता। चलते हैं अब आर्टिकल 19 के 5 में और सीखते हैं कि 19 का 5 क्या है। याद रखिए बच्चे, 19 का 5 कहता है भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी स्थायी रूप से, भारत में कहीं भी स्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता, स्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता। क्लियर हो चुका? चलिए सीखिए बच्चे। 19 का 5 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी स्थायी रूप से बस सकता है। ये उसका क्या है? अधिकार है। कोई भारत के किसी भी छोर का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भारत में कहीं भी स्थायी संपत्ति ले सकता है और कहीं भी स्थायी रूप से बस सकता है। समझ में आया बच्चे? आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कश्मीर के हैं तो केरल में बस सकते हैं, आसाम के हैं तो गुजरात में भी बस सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन बच्चे याद रखिए, इस अधिकार पे भी क्या है? प्रतिबंध है। और प्रतिबंध क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया था वही पूरी बात है कि आप सामान्य जनता के हित, देख रहे हैं बच्चे, सामान्य जनता के हित, उसी तरह अनुसूचित जनजाति के हित एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में, एवं कोई प्रतिबंधित क्षेत्र हो, एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में, क्लियर है, प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने पर रोक लगाया जा सकता है। स्थायी रूप से बसने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्थायी रूप से बसने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है बच्चे, आप भारत में कहीं भी बसिए, लेकिन मैंने बार बार कहा कि आप सामान्य जनता के हित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अनुसूचित जनजाति के हित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और अगर कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है तो आप उसे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपके इस मौलिक अधिकार पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन वही बात है बच्चे कि सामान्य जनता के हित की भी आप अनदेखी नहीं करेंगे। आप जो है बच्चे अनुसूचित जनजाति, जैसे मान लीजिए जंगल में आदिवासियों का क्षेत्र है, अब आप वहां जाकर अगर बसना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित की अनदेखी होगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि सामान्य जनता के हित
आदिवासी जो जंगल के अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनके हितों में, और अगर कोई भारत सरकार का संस्थान है या कोई एरिया है बच्चे जो प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, अगर आप वहां जाकर के हितों को डिस्टर्ब करेंगे तो आप पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए यहां पर हमने बच्चे आर्टिकल 19 के 5 को बखूबी सीखा है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल को। यहां पहले मैं इसे मिटा दूं। ओके, बहुत इजी है, बस जो बोल रहा हूं जैसे उसको अच्छे से सुनते समझते चलिए, आपको सारी चीजें जो है क्लास में ही याद करा दी जाएंगी। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आप उसे बनाइए, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आप कंफर्टेबली प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। अब बच्चे हमें आगे बढ़ना है और हम चलते हैं अब आर्टिकल 19(6) की तरफ। आगे हम आर्टिकल 19(6), तो बच्चे याद रखिए आर्टिकल 19(6) निरसित है। निरसित का मतलब होता है अब क्या है, ये समाप्त है। तो भाई क्यों समाप्त है, तो सभी लोग याद रखिएगा कि संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार यही था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, संपत्ति का अधिकार यही था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, समाप्त किया गया है। और यहीं पर क्या था बच्चे, आपके संपत्ति का अधिकार था। और मैंने आपको बता दिया है कि आज जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुसूची 12 में एक सिंपल अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है, और इस विधिक अधिकार के अलावा वो कुछ भी नहीं है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे आर्टिकल 19 के 7 में, और जरा सीखते हैं कि आर्टिकल 19 का 7 क्या कहता है। क्लियर है बच्चे ना। अब देखिए, अब आर्टिकल 19 का 7, तो बच्चे पहले एक बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 तो भारत के नागरिकों को ही मिला है। अब जो 19 का 7 है वो बच्चे रोजगार से रिलेटेड है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि रोजगार से रिलेटेड वो क्या है, तो याद रखेंगे वृत्ति उपजीविका। ये देखिए बच्चे, वृत्ति उपजीविका, कारोबार या व्यवसाय का अधिकार, कारोबार या व्यवसाय का अधिकार, कारोबार या व्यवसाय का अधिकार। पूरी बात समझ में आ गई। तो नाउ बच्चे अब देखिए आर्टिकल 19 का 7 भारत के नागरिकों को कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की क्या है, उसे बच्चे स्वतंत्रता है। तो हमें समझना है वृत्ति क्या है, उपजीविका क्या है, और कारोबार व्यवसाय क्या होता है। तो चलिए बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं वृत्ति को, कि वृत्ति शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चे वृत्ति शब्द का मतलब ही होता है मजदूरी, या हम कहते हैं ना दिहाड़ी मजदूर। क्या कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर। तो बच्चे वृत्ति का मतलब क्या है, मजदूरी। तो संविधान ने कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी मजदूरी कर सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। यानी मजदूर कहीं का भी हो वो कहीं भी जाकर मजदूरी कर सकता है। तो देखते हैं बच्चे कि गांव से बहुत सारे मजदूर सुबह सुबह शहर की ओर आ जाते हैं, दिन भर अपनी मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, फिर रात में लौट जाते हैं। या बच्चे बहुत से गांव के जो मजदूर हैं वो ट्रेन या बस लेकर बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और फिर रात में लौट जाते हैं। तो ये अधिकार आपको किसने दिया है, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है भारत में कहीं भी वृत्ति कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा अब देखिए बच्चे अगला शब्द क्या है, उपजीविका। तो हमें समझना है कि उपजीविका का मतलब क्या है। बच्चे उपजीविका का मतलब है जीवन यापन, जीवन यापन। इसका मतलब क्या है बच्चे, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में या शहर में। क्लियर है बच्चे, दूसरे क्षेत्र में या शहर में। तो चलिए सीखते हैं कि पहले तो हमने वृत्ति समझ लिया कि चलो मजदूरी है।
अब उपजीविका का मतलब क्या है? जीवन यापन करना। जैसे बच्चे क्या होता है कि गांव तबके के बड़े जो लोग होते हैं बच्चे, गांव तबके के लोग, वो बड़े पैमानों पर शहरों की ओर आ जाते हैं, और शहरों की ओर आ जाते हैं बच्चे, और शहरों में ही क्या करते हैं? अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं। एक कहीं पर छोटा सा कमरा या कोई गंदी बस्ती बच्चे बस जाती है, वहां लोग रहने लगते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं। तो यही है बच्चे कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी बड़े शहर में, किसी भी बड़े राज्य में कहीं भी जाकर अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना नौकरी पेशा कर सकता है और वहां अपने जीवन को चला सकता है। आपको कोई नहीं रोकेगा। हमें पता है कि भारत के कुछ राज्य बच्चे पिछड़े हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर अपनी मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में ये संविधान ने आपको दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर के अपनी रोजगार को कर सकता है। यहां आपको समझ में आए बच्चे? अच्छा चलिए अब देखिए अगला क्या है? कारोबार या व्यापार। तो सीखते हैं कि ये जो कारोबार है या व्यापार है या व्यवसाय क्या है। तो बच्चे सिंपल सी बात है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी जाकर अपना कारोबार कर सकता है और अपना व्यापार कर सकता है। देखते नहीं बच्चे, बहुत लोग जैसे पहाड़ी लोग बच्चे, जब शीत ऋतु होती है, जाड़े की ऋतु विंटर की होती है, तो तिब्बती लोग या जो पहाड़ी लोग होते हैं बच्चे, वो भारत में अलग अलग शहरों में बढ़ जाते हैं और अपनी दुकान खोलते हैं, सामान बेचते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये कहा गया है कि हाँ, भारत में अगर मान लीजिए मैं बच्चे उत्तर भारत का हूं, मुझे दक्षिण भारत में अगर कोई नौकरी मिलती है मैं वहां जाऊंगा। अगर मैं दक्षिण भारत में बिजनेस करना चाहता हूं मैं वहां जाके कर लूंगा। तो साफ कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में कारोबार या व्यवसाय कर सकता है, अपनी रोजगार कर सकता है। लेकिन एक बात सभी बच्चों को याद रखिएगा कि इस स्वतंत्रता पे भी प्रतिबंध है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई खास कारोबार करना चाहते हैं, जैसे समझिए बच्चे कि यदि कोई खास कारोबार करना चाहते हैं, यदि कोई खास कारोबार करना चाहते हैं, यदि कोई खास कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए खास कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए अपेक्षित डिग्री होनी चाहिए। तो उसके लिए अपेक्षित मतलब उस काम की जो आशा की जाती है, अपेक्षित क्या होनी चाहिए आपके पास? अपेक्षित डिग्री होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चे, इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप विधि व्यवसाय करना चाहते हैं, कानून का जो व्यवसाय होता है बच्चे, अगर आप विधि व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके पास विधि यानी वकील की क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। तो साफ कहा गया है कि आप भारत में जाइए, कोई भी कारोबार या कोई भी व्यापार कीजिए, लेकिन अगर आप कोई खास कारोबार करना चाहते हैं और उसके लिए अपेक्षित डिग्री चाहिए तो फिर बच्चे आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, तभी जाकर के वो आप खास व्यवसाय कर सकते हैं। क्योंकि भारत के संविधान ने तो कहा है आपको कि आप भारत में कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपको व्यवसाय करने से नहीं रोका जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए तो पहले मैं इसे मिटा दूं। तो यहां पर हम सभी बच्चे ने ये सीखा कि किस तरीके से हमने आर्टिकल 19 को बखूबी सीख लिया। तो बच्चे याद रखिएगा ये सारा आर्टिकल 19 था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। स्पष्ट है? अब हम आगे बढ़ते हैं और याद रखिए हमें 19 से 22 तक का सफर करना है और अभी हमने सिर्फ आर्टिकल 19 को सीखा। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20। क्या है बच्चे? आर्टिकल 20। तो देखिए आर्टिकल लिखते ही हमारे दिमाग में